तो बच्चे के सर इज बैक, यस सर इज बैक, थैंक यू सर। अरे हम कहाँ जाएंगे, बहुत ही जुझारू आदमी हम। थैंक्स, एमआर इज बैक। कोई बात नहीं बेटा, होता है, दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बार ये बता दीजिए, थैंक यू सर। अब मुझे बस ये एक बात ये बता दीजिए ईमानदारी से कि ऑडियो क्लियर तो है ना? अब तो क्लियर है ना बेटा? अब तो ऑडियो क्लियर है, मस्त है, ऑल क्लियर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, क्लियर है सर। पहले भी तो यही माइक यूज किया था यार, वॉइस लो तो नहीं है ना? क्लियर है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे धीरे 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 थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, अब चले गए होंगे, उनको लगा होगा एमआर वापस नहीं आएगा। अरे एमआर एक आदमी नहीं है, एमआर एक सोच है, और सोच हमेशा रहता है। लिटिल बिट क्रैक, कोई बात नहीं, लिटिल बिट क्रैक, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर भी कर लिया, यस सर, ऑल क्लियर, एमआर इज बैक, जोरदार। बेटा इतना आसान नहीं होता। मैं अभी चैट देख रहा था, बीच में प्रॉब्लम हुआ तो मैं चैट देख रहा था, कई बच्चे जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बेटा तुम ऐसे ही जीवन भर खुश रहो, हमारी यही दुआ है ना? बाकी तुमसे कुछ होगा तो है नहीं, तुम खुश ही रह जाओगे। इतना आसान नहीं होता है बेटा। कल मैंने कितने घंटे पढ़ाए? ये रुक तो नहीं गया, चल तो रहा है ना? हाँ, गब्बर इज बैक। देखो कल मैंने कितने घंटे पढ़ाया तुमको पता है ना? कल मैंने तुम्हारे लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड किया, यकीन के लिए किया, तो ऑलमोस्ट कल मैंने नहीं, कल मैंने कितने घंटे पढ़ाया? सिर्फ 8 घंटे नहीं यार, तुम्हें भी तो लेक्चर दिया, यकीन वालों को भी लेक्चर दिया, तो कल मैंने 11 घंटे पढ़ाए, है ना? 11 घंटे पढ़ाए, 11 घंटे। और हाँ, बता देना कोई सोचे एमआर कौन है, तो एमआर एक इंसान नहीं, एमआर एक सोच है। तो 11 घंटे पढ़ाए, है ना? 11 घंटे, एक दिन में 11 घंटे चिल्लाया है। पढ़ाना नहीं कहते उसको, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाना। और फिर भी मैं खड़ा हो गया। आज तुम्हारी क्लास नहीं थी, मैं चाहता तो बहुत अच्छे से आराम कर सकता था, बहुत अच्छे से आराम कर सकता था, बाहर घूमने जा सकता था, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अपन तो पढ़ाएंगे। तो अपन ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि पढ़ाएंगे? क्यों? क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादातर बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, और ज़्यादातर क्या, अगर एक भी पढ़ने वाला है तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी बच्चा पढ़ेगा ना, जब तक तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है ना? 100 में से अगर एक बच्चा भी पढ़ने वाला है, 999 नहीं पढ़ रहा है, मजे कर रहा है, तो मुझे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 99 बच्चों की वजह से, 99% बच्चों की वजह से एक बच्चे का फ्यूचर तो हम खराब नहीं करेंगे ना बेटा। और यकीन मानिए बेटा, आप मुझे 12th में ना बहुत याद करेंगे सर, अभी बहुत याद करते हैं। हाँ, कई बच्चों ने मतलब एक बच्चा आज टेलीग्राम मैसेज डालते थे, रोने लग गया। अरे भाई इतना इमोशनल मत हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और एक बच्चे ने बहुत ही जोरदार एक पोएम कह सकते हो या कुछ कह सकते हो, उसने लिखा, बहुत ही जोरदार था, बढ़िया था। धन्यवाद बहुत बहुत बेटा। तो आप जो इतना प्यार देते हैं वही हमें बार बार आपके पास खींच के लाती है। तो दो ऑप्शन, या तो आप प्यार देना बंद कर दें तो मैं पढ़ाना कम कर दूंगा, नहीं तो अगर आप इस तरीके से अप्रिसिएट करते रहेंगे कि सर जोरदार, मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, तो फिर तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर तो मैं पढ़ाऊंगा।
समझ में आया कि नहीं है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। MR स्टार आर्मी, अरे ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर बनो यार, आर्मी बनने की जरूरत नहीं तुम्हें, किसी की आर्मी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनने की जरूरत है ना, MR स्टार आर्मी नहीं। चलिए देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस तो होता क्या है, मैं बस एक ही चीज कह रहा हूं कि जब आपने सोचा कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है, ब्रेक उसी इंस्टेंट पे आपका पैर ब्रेक पे नहीं पड़ेगा, आपके सोचने और ब्रेक लगाने के बीच में एक टाइम गैप आ जाता है। किसी भी काम को करने, सोचने और उसको एक्शन लेके करने के बीच में एक टाइम गैप आ जाता है, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो मान लो ये रामलाल अपना ऑटो चला रहा, रामलाल ने सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए, उस इंस्टेंट पे रामलाल के ऑटो की स्पीड थी यू, और रामलाल ने असल में ब्रेक लगा दिया, असल में ब्रेक लगा दिया, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम लगा टी, और टी टाइम में चलते चलते उसने कुछ एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो सोचने से स्पीड कम तो नहीं होगा? नहीं सर, सोचने से स्पीड कम नहीं होगा। कैसे स्पीड कम होगा? स्पीड कम होगा ब्रेक लगाने के बाद, और यहां पे रामलाल ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जिस इंस्टेंट पे हम सोचते हैं उसी इंस्टेंट पे कभी भी हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। जिस इंस्टेंट पे हम सोचते हैं उस इंस्टेंट पे कभी भी हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में भी कुछ मशीनरी है जो काम करता है, बायोलॉजी आप लोग पढ़ते होंगे। आपके दिमाग ने यह डिसाइड किया कि मुझे करना चाहिए, और असल में आप कर दोगे, इसके बीच में एक टाइम गैप आ जाता है, एक टाइम गैप आ जाता है। उसी को कहते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसी को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। हाँ तो सॉरी, उसी को कहते हैं हम, फिर से चैट देखने लग गया मैं, उसी को कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस एस ट्रेवल किया, टाइम टी लगा, तो यहां पे लिखेंगे टाइम टी इज इक्वल टू, टाइम टी इज इक्वल टू, टाइम टी इज इक्वल टू एस बाई यू। ये हो गया रिएक्शन टाइम। सर ये हमें क्वेश्चन में कैसे दिया होगा? क्वेश्चन में दिया होगा कि कांस्टेंट स्पीड से, जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारी स्पीड यू रहेगी, यू कांस्टेंट रहेगी यहां से यहां तक। लेकिन मान लीजिए कुछ आपने अल्फा रिटार्डेशन का ब्रेक लगा दिया, तो फाइनली कार की स्पीड कम होती जाएगी और किसी डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा। जिस डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हो गया आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। ए की वैल्यू आप रख दे सकते हैं, यहाँ पे रिटार्डेशन है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा तो इसको आप माइनस अल्फा भी कह सकते हैं इंटू एस। तो एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ये आ गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये क्या आ गया बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी को हाफ करूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 1/4 कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? स्टॉपिंग डिस्टेंस 1/4 कम हो जाएगा। बहुत ईजी, मैंने समझा दिया था। रेस्ट टू रेस्ट मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है बेटा। रेस्ट टू रेस्ट मोशन, जब भी मान लो तुम बाइक स्टार्ट करते हो और बाइक में तुमने स्टार्ट किया और उस पर दिया तुमने क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? एक्सीलरेटर दिया। कहते हैं एक्सीलरेटर घुमाओ, जोर से एकदम एक्सीलरेटर घुमाओ। तो जोर से एक्सीलरेटर घुमाने का क्या मतलब है? जोर से एक्सीलरेटर दबाने का क्या मतलब है? तुम चाहते हो तुम्हारी बाइक में एक्सीलरेशन डेवलप हो, मतलब तुम्हारी जो वेलोसिटी है, जैसे तुमने बाइक स्टार्ट किया उस समय तुम्हारा रेस्ट में होगा बाइक, जैसे तुम वहां पे एक्सीलरेट करते हो तो उसमें वेलोसिटी बढ़ने लगती है, एक्सीलरेट करते हो तो वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो देखो यहां पे कोई कार है, ये रेस्ट में है, यहां पे कोई कार है, क्या है बेटा? कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो रेस्ट में है। इनिशियल वेलोसिटी देखो मैंने यहां पे क्या लिया है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया बेटा? देखो 0। इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहां पे 0 लिया है, और अचानक से मैंने एक्सीलरेटर दबाया। जब मान लो मैं अपनी कार में बैठा, मैं अपने रेस, एकदम सही रेस कहते हैं इसको, एकदम सही रेस कहते हैं, एक्सीलरेटर कहते हैं, बहुत बढ़िया। मान लो अपने कार में बैठा है ना, और मैं एकदम गुस्सा हो गया, तुम मेरा मूड खराब कर दिया, मैं एकदम गुस्सा हो गया, हाईवे पे ले गया गाड़ी को और कार को स्टार्ट, हाईवे पे ले गया, 2 मिनट रोका गाड़ी को, फिर स्टार्ट किया। जैसे ही मैं कार को स्टार्ट किया उसी इंस्टेंट पे मेरी कार की वेलोसिटी क्या होगी? 0। उसी इंस्टेंट में मेरे कार की वेलोसिटी क्या होगा? 0। और मैंने एकदम दबा के एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया और मैं पैर हटा ही नहीं रहा, पैर हटा ही नहीं रहा, एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया, कार एकदम
स्पीड अप होती जा रही। जब तक मैं एक्सेलरेटर पे पैर रखा रहूंगा तो कार में कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिलता रहेगा। मतलब यह हुआ कि कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी। क्या होगा? कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी। तो देखो ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा एक्सीलरेशन से मैंने कार को एक्सीलरेट किया और मैं पैर हटा ही नहीं रहा, मैं पैर हटा ही नहीं रहा, एकदम एक्सीलरेटर दबा दिया मैंने, छोड़ ही नहीं रहा, पैर हटा ही नहीं रहा एक्सीलरेटर से। तो क्या होगा बताओ? अगर मैं पैर हटाऊंगा ही नहीं एक्सीलरेटर से तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं एक्सीलरेटर से पैर हटाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? अगर मैं पैर एक्सीलरेटर से हटाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा बताओ? स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। और अचानक से मैंने देखा कि रास्ता खत्म हो रहा कहीं पे और उस समय स्पीड मेरा बहुत रफ्तार में है, तो वहां से मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया। जिस इंस्टेंट पे मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाया और मैंने देखा रास्ता खत्म हो रहा है सामने, तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक पे पैर दबा दूंगा, ब्रेक ब्रेक पे पैर रख दूंगा। और जैसे मैं ब्रेक पे पैर रखूंगा उसी इंस्टेंट पे जो मेरे कार की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों सर? क्योंकि एक्सीलरेशन से पैर हटा के जैसे ही मैं ब्रेक पे पैर डालूंगा, एक्सीलरेटर से पैर हटा के जैसे ही मैं ब्रेक पे पैर डालूंगा उसी इंस्टेंट पे कार की रफ्तार कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कार की रफ्तार मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम इस इंस्टेंट पे होगी जब तक आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा था। जब तक आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा था। एक बच्चा कह रहा है सर ओवर स्पीडिंग का चालान कटेगा आपका। एक बच्चा कह रहा है ओवर स्पीडिंग का चालान कटेगा आपका। वाह यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्रैक हो रहा है मैं समझ रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर वी आर नॉट स्पैमर, सर थोड़ा सा क्रैक कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इतनी क्लासेस आपको पढ़ाई है, सब बढ़िया था ना साउंड, तो एक आध क्लास में थोड़ा सा मैनेज कर लो। बीच में थोड़ा थोड़ा कर रहा होगा तो क्या हो गया? पढ़ो ना, पढ़ने पे ध्यान दोगे तो कर के आवाज सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। मुझे पता है कि क्लास में बच्चे कितने हैं, तो 2-4 मैसेज मैं देखूंगा ही नहीं, है ना, चिंता मत करो। जब बल्क में मैसेज आ जाएगा तो मुझे लगेगा हाँ कोई समस्या है। जब तक बल्क में मैसेज नहीं आता तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो देखो। तो यहां पे अचानक से मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटा के ब्रेक पे पैर डाल दिया। जैसे ही मैंने ब्रेक पे पैर डाला उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद स्पीड कम होता जाएगा। और जहां पे गड्ढा था उससे जस्ट पहले मैंने अपने कार को रोक लिया। जहां पे रोड खत्म हो रहा था, यहां पे जहां पे गड्ढा था वहां से जस्ट पहले मैंने अपने कार को रोक लिया। ठीक है सर। तो एक्सीलरेट करते करते आपने कुछ डिस्टेंस चला होगा सर। तो जब तक मैं एक्सीलरेटर पे पैर रखे हुए था, अपनी कार को अल्फा एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करा रहा था, तब तक मैं कुछ s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और t1 टाइम तक मैंने अपने कार को एक्सीलरेट करा के रखा था। ठीक है सर। उसके बाद जब मैंने ब्रेक पे पैर डाला, मतलब रिटार्डिंग मोशन स्टार्ट किया, ब्रेक पे पैर डाल दिया, तो ब्रेक लगाने से तुम जानते हो क्या होता है? हां सर, ब्रेक लगाने से क्या होता है? सर ब्रेक लगाने से रफ्तार कम हो जाती है। अच्छा, और ब्रेक को लगाए रखूं तो? ब्रेक लगाने से रफ्तार कम हो जाती है और मैं ब्रेक लगाए रखूं तो? सर ब्रेक लगाए रखोगे तो रफ्तार कम होते होते रुक जाएगा। अरे हां, रफ्तार कम होते होते रुक जाएगा। तो मान लो कि ब्रेक पे पैर रखे रखे स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो, यहां पे वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, रिटार्ड होते गया और कुछ डिस्टेंस s2 के बाद रुक गया जिसमें टाइम कुछ लगा t2। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्या समझाया? क्या समझाया बताओ? मैंने थोड़ा सा क्या समझाया? आपने सर थोड़ा सा समझाया है यहां पे कि पहले कार एक्सीलरेट हुआ, अल्फा एक्सीलरेशन से s1 डिस्टेंस तक एक्सीलरेट होता रहा, t1 टाइम तक एक्सीलरेट हुआ, t1 टाइम तक एक्सीलरेट हुआ, उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम एग्जिस्ट करी और आपने एक्सीलरेटर से पैर हटा के ब्रेक पे पैर डाल दिया, तो कार में रिटार्डेशन डेवलप हो गया। कार बीटा से रिटार्ड होते होते s2 डिस्टेंस चल के रुक गया t2 टाइम के बाद। s2 डिस्टेंस चल के रुक गया t2 टाइम के बाद।
समझ में आया कि नहीं आया? रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर बेटा यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं बेटा यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो लिखूंगा इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लिखूंगा बोलो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं यहां पे लिख रहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? देखो v मैक्सिमम है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोलो? यहां से पे 0। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन अल्फा और टाइम यहां पे लिया t1। ये एक रिलेशन आएगा। हाँ सर एकदम ही जोरदार। और वही फर्स्ट इक्वेशन मोशन मैं यहां पे अप्लाई करूं। कहां पे सर? यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं, यहां से लेकर के यहां के जर्नी के लिए। तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? अरे भाई फाइनल जहां तक मैं मोशन कंसीडर कर रहा हूं वो फाइनल, और जहां से मैंने मोशन कंसीडर किया है वो इनिशियल। तो ये इनिशियल है। अच्छा सर ये फाइनल है। फाइनल वेलोसिटी बताओ क्या होगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी बेटा u मैक्सिमम, और यहां पे रिटार्डेशन मतलब जो एक्सीलरेशन है माइनस बीटा एंड टाइम t2। v मैक्स को मैं इधर ले जाता हूं या बीटा t2 को इधर ले जाता हूं तो ये आंसर आ जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू बीटा t2। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कहता हूं, इस इक्वेशन को 2 कहता हूं, जब तक एक्सीलरेटेड मोशन था तब तक के लिए मैंने ये लगाया है, जब तक रिटार्डिंग मोशन था तब तक मैंने ये लगाया। ठीक है साहब, क्या ये बात आपको चमका? हां सर ये बहुत आसान है। क्या ये बात आपको चमका? हां सर बहुत आसान है। अब एक काम करिए, इस दोनों इक्वेशन को मैं बराबर लिख सकता हूं क्या? हां सर बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि v मैक्स बराबर अल्फा t1 आ रहा, यहां पे v मैक्स बराबर बीटा t2 आ रहा। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, v मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1 आया था, v मैक्स इज इक्वल टू बीटा t2 आया है। तो एक यहां पे एक जबरदस्त चीज आ गई है कि मान लीजिए आप अल्फा एक्सीलरेशन से कार को एक्सीलरेट किया t1 टाइम तक और उसको t2 टाइम में रोक देना है। मेरी बात सुनिएगा, t2 टाइम में उसको रोक देना है। ये रहा t2 टाइम में उसको रोक देना है तो कितना रिटार्डेशन देना पड़ेगा? बीटा रिटार्डेशन देना पड़ेगा। इस पे सवाल पूछते हैं, आकार स्टार्ट्स हिज मोशन। समझिएगा प्लीज, यहां पे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको फील कैसे करते देखिएगा। अ कार स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम 12 सेकेंड। if it retards with retardation -2 meter per second square, then find time after which car will stop। अब इस सवाल को हम जब सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें पूरी कहानी नहीं करनी, हमें पूरी कहानी पे नहीं जाना। तो हमें क्या करना है? कार स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से कार मोशन स्टार्ट किया है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हुआ है 12 सेकेंड तक। ओके सर समझ गया। तो सीधा आप जब देखिए कि पहले एक्सीलरेट हुआ इतने टाइम तक, फिर रिटार्ड्स हुआ और रेस्ट में आ गया, रिटार्ड्स हुआ रेस्ट में आ गया। तो सवाल को पढ़ के आप ये फील करेंगे एकदम ही जोरदार। वाह यार, बहुत कम समय में अप्रिशिएट करते हो, एकदम ही जोरदार, जोरदार ताली, एकदम ही जोरदार। तो देखो तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें क्या करना है पता है? सर क्या करना है? सवाल सॉल्व नहीं करना। सर क्या करना है? तो आप करो सवाल सॉल्व नहीं करना। नहीं, सॉल्व नहीं करना। सर हमने सारे बच्चे ने देखिए सॉल्व करके आंसर लिख दिया। और जो क्रैकिंग कर रहे थे वो जाके दीवार में माथा फोड़ रहे हैं। अगर हम भी तुम्हारी जगह होते तो हम भी दीवार में सर मारते। हमें सवाल सॉल्व नहीं करना,
सर अगर टाइम पूछा तो हम निकाले, नहीं नहीं सर, डिस्टेंस पूछता तो नहीं सर, गजब आदमी हो सर, कहां से मास्टर आया समझ नहीं आता। सर सॉल्व नहीं करना तो क्या करना है सर, आपको देखिए क्या करना है, सवाल को फील करना है। सर क्या फील करने वाली बात है इसमें, जब भी कुछ क्वेश्चन होगा इस तरह का तो सवाल में बस ये पकड़िए, क्या रेस्ट से जर्नी स्टार्ट किया है, हाँ रेस्ट से किया है, रेस्ट से जर्नी स्टार्ट करके अगर मोशन में आ रहा है तो पक्की बात है एक्सीलरेशन चाहिए होगा कुछ, हाँ एक्सीलरेशन चाहिए होगा कुछ, और फिर रिटार्ड होके रेस्ट में आ गया है, क्या हुआ बेटा, रिटार्ड होके रेस्ट में आ गया। तो रिटार्ड्स होके अगर रेस्ट में आ गया है तो पहले एक्सीलरेशन हुआ फिर रिटार्डेशन हुआ, हाँ जब भी ऐसा मोशन होगा तो आप याद रखिए एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। तो अभी अभी यही तो आपने बताया, यही तो हमने लगाया, हाँ बेटा आज लगाया है, लेकिन कल आप भूल ना जाओ, आज तो आपने लगा लिया लेकिन कल भूल ना जाओ, इसीलिए मैं आपको एकदम जोरदार तरीके से फील करा रहा हूं कि आपको यह समझना है कि एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम लगाएंगे। एक्सीलरेशन बताइए कितना है सर, एक्सीलरेशन है 5 और एक्सीलरेशन में कितने टाइम तक रहा है 12, रिटार्डेशन कितना साहब -2, तो यहां पे रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड ही लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना, तो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 2 और टाइम t, तो ये हो गया 60/2 30 सेकेंड, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। बताइए फील आया इस बात का, हाँ सर। तो जब भी रेस्ट से जर्नी स्टार्ट हो, कुछ एक्सीलरेशन के साथ चले, फिर रिटार्ड होके रेस्ट में आ जाए, तो एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम इज इक्वल टू रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन के टाइम के बराबर होता है। समझ में आ गया सर? मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड तो लिया है, बोल रहा है मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिया है क्लोर। चलो अब मान लो यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं बेटा, कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट पेज पे आ गया मैं वापस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन। तो बता फाइनल वेलोसिटी क्या है, v मैक्सिमम, तो v मैक्स का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन अल्फा, एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस s1, ये आ गया इक्वेशन, हाँ सर बिल्कुल ये आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाऊंगा, यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं रिटार्डेशन पार्ट के लिए, पहले मैं एक्सीलरेशन पार्ट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, अब मैं रिटार्डेशन पार्ट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। एक बच्चा बोला सर माइनस क्यों नहीं आएगा, एक बात बता, टाइम कभी निगेटिव आता है तो बुद्धि वाली बात है, तो ये 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा, यहां पे देखो रिटार्डेशन, मैं यहां पे असल में इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस बीटा इंटू s2। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो v मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा s2, ये रिलेशन आ गया तुम्हारा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। अब ध्यान से फील करना, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, v मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा s1, v मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा s1, यहां पे देखिए v मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा s2। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेट कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेट करूंगा तो देखिएगा ध्यान से, v मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 अल्फा s1 इज इक्वल टू 2 बीटा s2, 2 बीटा s2, मतलब v मैक्स के होल स्क्वायर को मैं इस तरह से इक्वेट कर सकता हूं, थर्ड को फोर्थ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू s1 बराबर बीटा इट्स टू s2, एक रिलेशन ही आया है, और इस रिलेशन को भी हमें याद रखना है। आपको सवाल पढ़ के बस ये फील करना है, आपको सवाल पढ़ के सिर्फ ये फील करना है कि कुछ एक्सीलरेशन अल्फा से चला, s1 डिस्टेंस चल के रुक गया, कुछ एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बीटा से रिटार्ड होके फिर वो रुक गया, तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है अल्फा s1 बराबर बीटा s2। देखो क्या रखना है, अल्फा s1 बराबर बीटा s2, अल्फा s1 बराबर बीटा s2। तो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड अल्फा एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अल्फा एक्सीलरेशन
रेस्ट एंड अल्फा एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है, t1 टाइम तक एक्सेलरेट होता है और कुछ t1 टाइम तक एक्सेलरेट होता है, कुछ s1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उसके बाद रिटार्ड होना शुरू करता है, वहां पे वेलोसिटी इसकी होती है मैक्सिमम। उसके बाद इसका रिटार्डेशन होता है कुछ माइनस बीटा से, है ना, माइनस बीटा इसलिए लिखा क्योंकि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा माइनस बीटा से। s2 डिस्टेंस चलता है और फाइनली t2 टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। इसी तरह के जर्नी को हम कहते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन, रेस्ट टू रेस्ट मोशन। रेस्ट से जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और अल्फा एक्सीलरेशन चल रहा है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। t1 टाइम तक उसने वेलोसिटी बढ़ा के कर लिया है v मैक्सिमम। उसने t1 टाइम में s1 डिस्टेंस चल लिया है, अल्फा एक्सीलरेशन चला है। उसके बाद बीटा रिटार्डेशन से रिटार्ड हुआ है, कुछ s2 डिस्टेंस चला और t2 टाइम के बाद फाइनली रुक गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से यहां तक के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगाया था तो एक रिलेशन आपको आ जाएगा अल्फा t1 बराबर बीटा t2। लो, अल्फा t1 बराबर बीटा t2 क्या आ जाएगा, अल्फा t1 बराबर बीटा t2, अल्फा t1 बराबर बीटा t2। आपको ये याद रखना है। दूसरा देखते जब मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था तो अल्फा s1 बराबर बीटा s2 आ गया था, अल्फा s1 बराबर बीटा s2 आ गया था। मतलब अल्फा से एक्सीलरेट हो रहा, s1 डिस्टेंस चला है, बीटा से रिटार्ड हो रहा, s2 डिस्टेंस चला है। तो एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस, रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं है? एकदम जोरदार बताओ, चमका कि नहीं चमका? ये दोनों चीजें रेस्ट टू रेस्ट मोशन के लिए रटा हुआ होना चाहिए। एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन में चला गया डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इनटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस के बराबर होगा। एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन में लिया गया टाइम बराबर रिटार्डेशन इनटू रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन में लिया गया टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में लिए गए टाइम के बराबर होता है। एकदम जोरदार चमका। ये बेटा याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन में लिया गया टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन के टाइम के बराबर होता है। एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन में लिया गया टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में लिया गया टाइम के बराबर होता है। एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन में चला गया डिस्टेंस रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का डिस्टेंस रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस के बराबर होता है। सर ये कैसे आया है? ये ऐसे आया है, v मैक्स बराबर होता है अल्फा t1 और v मैक्स बराबर था बीटा t2। सर ये कहां से आया है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था। सर एक और आया था v मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा s1 बराबर 2 बीटा s2। सर ये भी तो आया था। हाँ कैसे आया था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था। तभी तो इन दोनों को जब मैंने बराबर किया था तो ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गई थी। आहा एकदम ही जोरदार, सब चरम सुख की अनुभूति हो रही। अच्छा अब मैं एक और रिलेशन लिखता हूं कि टोटल जर्नी में मान लो टाइम लगा t। अच्छा एक्सीलरेशन का जर्नी है t1 के लिए। अच्छा रिटार्डेशन का जर्नी है t2 के लिए। अच्छा तो ये हम लिख सकते हैं। हाँ हेटर्स तो गए नाली में। अरे बेटा वो तो मेरे बाएं हाथ का नहीं बाएं पैर का गेम है। हेटर्स को नाली में गिराने का मेरे बाएं हाथ का ही नहीं बायां पैर का गेम है, उसमें चिंता मत करो तुम। एकदम ही जोरदार। चलो इधर देखो। अब चलो इस इक्वेशन से बताओ क्या मैं t1 को v मैक्स बाई अल्फा लिख सकता हूं? देखो t1 को v मैक्स बाई अल्फा लिख सकता हूं। हाँ सर t1 को v मैक्स बाई अल्फा लिख सकता हूं। t इज इक्वल टू t1 को लिख सकता हूं मैं v मैक्स बाई अल्फा। ठीक है सर। अच्छा t2 को क्या लिख सकता हूं? सर आप t2 को लिख सकते हो यहां से देखो t2 बराबर क्या होगा v मैक्स बाई बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं v मैक्स बाई बीटा। अच्छा अब एक काम करो सर, v मैक्स को बाहर निकाल लो। जब मैं यहां से v मैक्स को बाहर निकालूंगा बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। v मैक्स को जैसे मैं बाहर निकालूंगा ये बचेगा 1 अपॉन बीटा, ये बचेगा 1 अपॉन अल्फा। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू टी। इस दोनों को उस तरफ ले जाइए, इस दोनों को उस तरफ ले जाइए, तो वी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू कैपिटल टाइम टी। एक ये भी रिलेशन है। अब इस रिलेशन को पहले फील करिए क्या है। सर 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 एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, यहां पे जो वी मैक्स आया है, यहां पे जो वी मैक्स आया है वो अल्फा और बीटा दोनों के टर्म्स में है। और कैपिटल टी टाइम क्या है? कैपिटल टी टाइम टोटल जर्नी का डिस्टेंस है। कैपिटल टी टाइम टोटल जर्नी का डिस्टेंस है। वैसे आप वी मैक्स को सिर्फ अल्फा टी वन भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अल्फा एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन का टाइम है, बीटा रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम है। ये आपने क्या लगा दिया सर? ये मैंने सॉल्व करके निकाला। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हो अल्फा, रिटार्डेशन दिया हो बीटा, और टोटल जर्नी का टाइम दिया हो टी, क्या दिया हो? टोटल जर्नी का टाइम दिया हो टी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कहीं पे। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो वी मैक्स बाई अल्फा, वी मैक्स बाई बीटा, यहां पे वी मैक्स बाहर आ जाएगा। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूं। तो यहां पे लिखूंगा तो ये आएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। सही है। ओहो, ओके, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। वहां पे मैं आने वाला था और उस प्रिंटिंग मिस्टेक को आपको समझाने वाला था कि वो डायमेंशनली गलत है, डायमेंशनली गलत है। डायमेंशनली मैं फील आपको दिला देता हूं इसका। ये मैं आपको डायमेंशनली लास्ट में समझाने वाला था। ये तो मैं मजदूरी से लाया था ना, और ये तो मैं मजदूरी से लाया था ना। अभी मैं इसको डायमेंशनली भी फील दिलाता हूं, है ना, तो चिंता मत करो। सर ये डायमेंशनली कैसे फील दिलाओगे? डायमेंशनली देखना, अगर मैं एक एक्सीलरेशन लेता हूं और एक टाइम लेता हूं तो एक्सीलरेशन इंटू टाइम सिंपल हो जाता है वेलोसिटी। सही है। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम, रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम। यहां पे मैंने क्या लिया है? टोटल जर्नी का टाइम लिया है, और टोटल जर्नी में दो एक्सीलरेशन है, अल्फा और बीटा। तो ध्यान से सुनना, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा? डायमेंशनली सोचोगे तो एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर। हाँ सर। और एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन क्या होगा? सर एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का ही डायमेंशन आएगा। एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का ही डायमेंशन आएगा। तो नीचे एक्सीलरेशन और ऊपर एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर। जब एक्सीलरेशन के होल स्क्वायर को एक्सीलरेशन से कट करोगे तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने गलती से ही सही, ये मेरे से मैं से गलती करके लिखता हूं, लेकिन अभी मेरे से गलती सच में हो गया था, है ना, गलती सच में हो गया था। क्या लिख दिया था मैंने? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू टी। तो जब ये आप सवाल एग्जाम में सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन ये दिया हुआ होगा, और इस ऑप्शन को सॉल्व करके नहीं, देख के पता लगना चाहिए कि ये गलत है। देख के कैसे पता चल जाएगा सर ये गलत है? देख के पता ऐसे चलेगा, फील करो इस बात को, एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन ऊपर बनेगा सिर्फ एक्सीलरेशन का डायमेंशन, एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन बनेगा एक्सीलरेशन के होल स्क्वायर का डायमेंशन, इंटू मैं यहां पे लिखूंगा टाइम। तो एक्सीलरेशन बटा एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा एक्सीलरेशन ऊपर टाइम, तो ये आ जाएगा बेटा टाइम बटा एक्सीलरेशन। और टाइम बटा एक्सीलरेशन कभी भी वेलोसिटी नहीं हो सकता। तो सर वेलोसिटी होगा क्या? वेलोसिटी होगा v max इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो ये रहा इसका डेरिवेशन, ये रहा इसका डेरिवेशन। देखिए कुछ नहीं किया, हमने यहां से शुरू किया था, कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और T1 की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के रखी। बार में बोल रहा हूं, बाद में मत पूछिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? वो ना जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में क्लास नहीं लेते, और जो नोट्स आता है ना, पीडीएफ नोट्स, उसी से फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करते हैं।
और उससे रिवाइज करके और फालतू में मुझे परेशान करते रहते डाउट पूछ पूछ के। अब मैंने लिखा, अब बच्चा जब पीडीएफ पढ़ेगा उसको समझ ही नहीं आ रहा कि T1 को कैसे लिखा है। अरे थोड़ा सा क्लास देख लो तो तुम्हें यहां दिख जाएगा कि सर यहां पे बार बार बोल रहे हैं कि T1 की वैल्यू को V मैक्स बाई अल्फा लिख सकता हूं, T2 को वैल्यू को V मैक्स बाई बीटा लिख सकता हूं, तो फिर उसको ये पता चल जाएगा, है ना। तो ये ड्राइव करके लाया और फिर मैंने ये आपको कैसे फील कराया बेटा, डायमेंशन से फील कराया, डायमेंशन से फील कराया। अच्छा, टोटल जर्नी का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो क्या होगा, टोटल जर्नी का डिस्टेंस, तो एक्सीलरेशन में चला है S1, रिटार्डेशन में चला है S2, एक्सीलरेशन में चला है S1 और रिटार्डेशन में चला है S2, तो टोटल जर्नी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा। आपका एक बच्चा बोला सर ईयर इज पेनिंग, हाँ मैं समझ सकता हूं, मेरा भी गला दुख रहा है, मजाक बात नहीं है कि इतने चिल्ला चिल्ला के एनर्जी से 12 घंटे पढ़ा रहा हूं मैं लगातार, मेरा भी गला सच में दुख रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में आवाज भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको। है ना। चलो इधर देखो, V मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा S1 और इज इक्वल टू 2 बीटा S2 आया था। अगर टोटल जर्नी के डिस्टेंस को मैं S लिखता हूं, टोटल जर्नी के डिस्टेंस को मैं S लिखता हूं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2, ये टोटल जर्नी का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना चला है। तो जर्नी में पहले चला था S1 और फिर चला था S2, है ना। पहले चला था S1 एक्सीलरेशन में और फिर चला था S1 और S2 की वैल्यू यहां से आप निकाल के पुट करेंगे। सर कैसे पुट करेंगे, तो बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए V मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस S2 को क्या लिख सकते हैं, V मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा। हाँ सर ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू V मैक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, 2 भी आप बाहर लिख सकते हैं, ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। V मैक्सिमम के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे मैंने V मैक्सिमम निकाला था, V मैक्सिमम के होल स्क्वायर को मैं एज इट इज ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो V मैक्सिमम के होल स्क्वायर को एज इट इज ये लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, उससे पहले हाफ को बाहर रख लो, हाफ को बाहर रख लो, चिंता मत करो, ये तुम्हें ऐसे डेराइव नहीं करना है, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा बोलो, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो V मैक्स ये आया था अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, स्क्वायर कर दिया तो ये आया इंटू अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस सॉरी ये कहा जाएगा यहां से अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा इस टर्म से अगर तुम कैंसिल करना चाहो तो एग्जैक्टली इस टर्म से अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बचेगा, एक अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका हाफ अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट चलता है ऑब्जेक्ट, अगर आपको जर्नी का टोटल टाइम दिया हुआ है t, पहला एक्सीलरेशन अल्फा दिया हुआ है, दूसरा एक्सीलरेशन बीटा दिया हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा हाफ अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया ये बात बेटा, बहुत आसान है, तो इसको आप याद रखेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी पे, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में आप किताबों में पढ़ेंगे या कहीं भी आपको मास्टर पढ़ाने की कोशिश करेगा, कहीं भी
99% जगह पे शुरुआत ही गलत करते हैं पढ़ाने का। सर कैसे? एक बच्चा बोला सर अभी तो आपने डिस्टेंस बोला था, अभी तो डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। बेटा तुम एकदम गधे के गधे ही रहोगे। तो कैसे? तो पार्टिकल यहां से रेस्ट से चलना शुरू किया, एक्सिलरेट किया, तो की बात है डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, फिर रिटार्ड हो गया बीटा से और स्पीड कम होते होते रुक गया। तो इस पूरे जर्नी में कहीं डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं। सर अब रुक गया तो पीछे तो जा सकता, लेकिन मैं तो यहां रेस्ट टू रेस्ट की बात कर रहा हूं ना। फाइनली यहां पे यही तक बात करूंगा, उसके बाद कहीं जाए ना जाए मुझे मतलब नहीं, मुझे यहां से यहां तक ही बात करना है। तो यहां से लेकर के यहां तक में जो टोटल डिस्टेंस है और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। टोटल जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। ठीक है बेटा? तो चलो मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें। तुम कोई भी किताब चेक कर लेना, कोई भी किताब चेक कर लेना और कहीं से भी पढ़ लेना। तुमको ना मोशन अंडर ग्रेविटी पता है कैसे पढ़ाते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी यहां शुरू करते हैं, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो रुकेगा और फॉर बॉल, फिर बॉल कहां करेगा? नीचे गिरेगा। तो सर ऐसे ही तो पढ़ा, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। इसमें ब्लंडर मिस्टेक ये है कि बॉल को मैं कहीं भी ऊपर फेंकता हूं, ध्यान से सुनना, एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूं और देख रहा हूं उसको, तो मैं उसको इसलिए देख रहा हूं कि मैं चाहता हूं बॉल पलट के मुझे देखे, मेरी तरफ आ जाए। तो चाहे बॉल को तुम जितनी भी रफ्तार से फेंक दो, बॉल कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वो रुकेगा। ये बात जानते हो क्या? हां सर रुकेगा, ये तो पक्की बात है। एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंक रहा मैं, नॉर्मल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी से फेंकूंगा तो बहुत दूर चला जाएगा, नॉर्मल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। जब नॉर्मल वेलोसिटी से फेंकूंगा तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा सर, पक्की बात है। और जब रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फिर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ एक्सिलरेट होगा जी से और फिर ये नीचे गिरेगा। हाँ, फिर ये नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने का मोशन ठीक वैसा ही होगा जैसा एक बॉडी को पहले से ही मैं यहां से ड्रॉप कर दूं। किसी भी बॉडी को जब मैं ड्रॉप कर दूंगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 और धीरे 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 वो नीचे गिरेगा। हाँ सर ठीक बात है। तो मैं पहले यही पढ़ा देता हूं ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला केस मैं यही लेता हूं, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। उससे सर क्या होगा? जब बॉडी को मैं ड्रॉप करूंगा मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, h हाइट से मैंने ड्रॉप किया है, तो जिस तरीके से नीचे गिरते गिरते आएगा वहां वैसा ही मोशन इसमें भी होगा। इसको फील करो। अगर मैं बहुत रफ्तार से इस बॉडी को ऊपर फेंक देता हूं तो चाहे मैं जितनी भी रफ्तार से फेंकूं, अगर वो एस्केप वेलोसिटी से कम है तो पक्की बात है, एस्केप वेलोसिटी से कम ही की बात करते हैं यहां पे नॉर्मल मोशन अंडर ग्रेविटी में, पक्की बात है कि ये बॉल जाएगा और कहीं ना कहीं रुकेगा। हाँ सर रुकेगा, वो तो पक्की बात है। रुक के फिर नीचे गिरेगा। हाँ सर नीचे गिरेगा। तो मैं यही पहले पढ़ लेता हूं ना, मैं ये पहले पढ़ूं और इसमें जो आने वाला इसको बाद में पढ़ूं। तो मैं तुम्हें ये पहले पढ़ा दूंगा। कौन सा? किसी बॉडी को जब हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। मतलब इसको मैंने ड्रॉप किया, ये नीचे गिरेगा। अच्छा सर ये पढ़ा दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें यह पढ़ाऊंगा कि बॉल को नीचे से फेंका, और जब मैंने बॉल को नीचे से फेंका तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, फिर नीचे गिरेगा। जहां पे जाके रुकेगा और नीचे गिरेगा ये तुम्हें पहले से ही पता होगा सारा कंडीशन। और ये अगर तुम्हें पहले से पता होगा, इसी का उल्टा ये वाला भी होता है, तो ये भी पता चल जाएगा बहुत आसानी से। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो पहले मैं कौन सा केस ले रहा हूं मोशन अंडर ग्रेविटी का? ऑब्जेक्ट को मैंने सिर्फ किया है ड्रॉप, ऑब्जेक्ट को सिर्फ किया है मैंने ड्रॉप, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या ली है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है मैंने? बताओ बेटा अच्छे से। 0 लिया है। ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या लिया है? 0। तो पहली बात है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट से, ग्राउंड से h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या लिया है? 0। दूसरी बात, फ्री फॉल एयर रेसिस्टेंस इज 0। एयर रेसिस्टेंस को मैंने नेग्लेक्ट किया है। सर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट क्यों किया? मैं पहले वैक्यूम की बात कर लेता हूं, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके देख लेता हूं, फिर मैं एयर रेसिस्टेंस का केस बाद में देखूंगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैं केस कौन सा ले रहा हूं? तो बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट वाला केस आप पहले पढ़ा रहा हूं।
फेंकने वाला केस नहीं पढ़ा रहे हो, ड्रॉप करने वाला केस पहले पढ़ा रहे हो, पक्की बात है? ठीक है सर। उसके बाद मैंने यहां पे फ्री फॉल एज्यूम किया है, दूसरी बात। थर्ड बात, एक और बात समझना, जहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया वहां पे मैं ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन वहीं पे एज्यूम कर रहा हूं। ओरिजिन, ओरिजिन समझते हो, रेफरेंस पॉइंट समझते हो, कुछ भी समझते हो ना उसको मान लो रेफरेंस पॉइंट। सर कहां एज्यूम कर रहे हो रेफरेंस पॉइंट? जहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया है, जहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया है उसी पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। और नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा और ऊपर की डायरेक्शन को मैं निगेटिव लूंगा। थोड़ा सा साइड में बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओरिजिन हो गया, ये नीचे की डायरेक्शन हो गया, ये ऊपर की डायरेक्शन हो गया। नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा और ऊपर की डायरेक्शन को मैं निगेटिव लूंगा। लेकिन सर किताबों में तो ऊपर प्लस लेते हैं ना बेटा, वो आपकी चॉइस होती है, वो आपकी चॉइस होती है। आप यहां पे 0,0 माने, नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव माने और ऊपर की डायरेक्शन को क्या माने? निगेटिव माने। सर आपने नीचे पॉजिटिव लिया, इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि किसी भी बॉल को जब मैं ड्रॉप करूंगा तो नीचे की तरफ गिरता हुआ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। अगर वो नीचे गिरता हुआ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। अच्छा सर, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होगी। थोड़ी देर में यहां से चल के कहीं यहां पहुंचेगा, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? नीचे। और एक्सेलरेशन किधर होगा? जिधर फोर्स लगता है। और फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, अर्थ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हां सर। अरे एस्केप, एस्केप क्या टाइप कर रहा है? छोड़ देना, नहीं पता तो। एस्केप वो वेलोसिटी होता है जिससे मैं फेंक दूं ना तो दोबारा तू धरती पे नहीं आ पाएगा, तो उतना बहुत हाई वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उससे मैं नहीं फेंक रहा, तुम्हें फेंक दूंगा ना तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। चलिए देख, चलो यहां से देखना ध्यान से ध्यान से सुनना। नीचे पॉजिटिव माना है, और क्यों माना है? अननेसेसरी की नेगेटिविटी को इग्नोर करने के लिए। सर अननेसेसरी की नेगेटिविटी क्या होती है? अननेसेसरी की नेगेटिविटी होती है कि नीचे तुम निगेटिव मान लोगे तो एक्सीलरेशन भी निगेटिव, वेलोसिटी भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, तो माइनस 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 करते रहो हर जगह। तो इससे ज्यादा बढ़िया है ना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से आप ड्रॉप करते हो वहां पे रेफरेंस लो, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव। अब जब मैं बॉल को छोड़ूंगा तो फोर्स कहां लगेगा? बता, तो फोर्स कहां लगेगा? तो किसी भी बॉल को, एम मास का बॉल है, उसको नीचे छोड़ोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स mg नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव मान लिया तो फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया सर। फोर्स भी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नीचे को मैंने पॉजिटिव माना है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर mg। तो m से m कटेगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? g के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? g के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, ये जो g है क्या ये कांस्टेंट होता है? हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के हिसाब से भी और मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सर ये मोशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल होता है। हां सर, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। हेंस मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? फटाफट बताइए। मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अभी एक जोरदार ही एमआर स्टार बताने वाला हूं, जिसके बाद तुम्हें लगेगा कि सर ये मोशन अंडर ग्रेविटी मत पढ़ाओ सर, हमें सब आ गया। बिना पढ़ाए तुम्हें सब आ जाएगा।
दिस एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सोच के जवाब दीजिए प्लीज. आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत है, आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत है, तो सोच समझ के जवाब दीजिए, नहीं तो क्लास अभी मैं खत्म कर दूंगा. पढ़ के आना, फिर मैं पढ़ाऊंगा. गलत जवाब दे रहे हो तुम. ये कौन है उर्वशी? बेटा पढ़ लो, नहीं तो घर में बर्तन मांज लो, मुंह उठा के चले आते हो. अनिष्का मिश्रा, तेरा भविष्य झाड़ू लगाएगी तू बस. ऐश्वर्या राय, टिकटॉक बना ले तू. सुप्रीति, तेरे बस का नहीं है. अवधेश सिंह, चप्पल की दुकान खोल ले तू. अभी भी बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं. कौन से बच्चे हैं ये देखने दे मुझे एक बार. आप सुधर गए थोड़ा, अब सुधर गए. तो इतना जवाब देने की जल्दी क्यों रहती है तुम्हें? और क्या यार, मतलब एकदम टेम्परामेंट लूज कर देते हो तुम. एकदम ही टेम्परामेंट लूज कर देते हो तुम. ऐसा जवाब दे देते हो ना कि मास्टर भाग जाए एकदम. पढ़ाना छोड़ दे. नॉन यूनिफॉर्म बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हेंस motion under gravity is motion under gravity is non uniform motion. अब में से कई बच्चे आ जाएंगे मुंह उठा के, सर आपने यहां तो बोला यूनिफॉर्म और यहां बोला नॉन यूनिफॉर्म. सर आपको पढ़ाना नहीं चाहिए, आप गलत पढ़ा देते हो सर. ये कोई मजाक चल रहा है क्या सर? आप कहते हो यहां पे यूनिफॉर्म, यहां पे कहते हो नॉन यूनिफॉर्म. बेटा मैंने बोला है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म. क्या? एसिलरेशन. और अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है, एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो पक्की बात है वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि एसिलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी. और वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि मोशन हम वेलोसिटी के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं. हाँ, वेलोसिटी चेंज एट ईच पॉइंट. सिंपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस एट ईच पॉइंट, और वेलोसिटी के टर्म्स में ही यूनिफॉर्मिटी को हम देखते हैं. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमेशा चेंज हो जाएगी. अच्छा बंद करो ऐश्वर्या. ऐश्वर्या मैंने किसी बच्चे को नहीं बोला है, ये नाम आ गया बीच में, मैंने इसलिए बोल दिया. टिकटॉक बनाओ, तुमसे नहीं होगा, है ना ऐश्वर्या बेटा? बुरा नहीं मानना है ना. ऐसा नहीं कि तुम बुरा मान गए अब ढूंढने लगे एमआर कहां है, पत्थर मार के आऊंगी मैं. ऐसा नहीं बेटा, बुरा नहीं मानना. चलो इधर देखो. लेकिन आपका जवाब गलत था और बहुत सारे बच्चों का गलत था. मैं सिर्फ उसी को नहीं बोला, एक नाम मुझे बीच में दिख गया. चलो बहुत बढ़िया. नॉन यूनिफॉर्म तुम सबको बोल रहा हूं, जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रट रहे थे, और सारे बच्चे नॉन यूनिफॉर्म ही रट रहे थे. सारे बच्चे यूनिफॉर्म ही रट रहे थे. एकदम आसान है, बोलो एकदम इजी है, चमक गया. अब लिखो कमेंट में, वेलोसिटी चेंजेस. यस एकदम इजी है, चमक गया. लिखो फटाफट, एकदम इजी है, चमक गया. एकदम इजी है, चमक गया. फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. चलो आगे देखो. हेंस ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड और नॉट वैलिड. क्या लिखूं? हेंस ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है. चमका तो पहले क्यों नहीं चमका था? अगर ये बात मैं नहीं बताता और कल कोई स्कूल के मास्टर पूछ लेता तुमसे कि बताओ मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तुम तो बोलते यूनिफॉर्म है. फिर पूछता कौन पढ़ा है, तो एमआर. कौन है एमआर? इतना घटिया मास्टर है, बेइज्जती करा देता. चमक गया, एकदम इजी है.
चलो बताओ यहां पे क्या लिखूं, हेंस ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड की वैलिड, नॉट वैलिड की वैलिड, नॉट वैलिड की वैलिड, नॉट वैलिड की वैलिड, नॉट वैलिड की वैलिड। हाँ सुधर गए, मैं बैठा था, मैं इंतजार कर रहा था, जिसने लिखा ना नॉट वैलिड उससे मैं नाली साफ करवाता आज नाली साफ करवाता उससे मैं आज। वैलिड, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन इज 101% वैलिड, 100% भी नहीं, 101% वैलिड, 101% वैलिड। अरे सर सर सर, आपने पिछले दो क्लास में, आपने पिछले दो क्लास में यही तो पढ़ाया था क्या, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हां, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यस, मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जाम्पल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो सर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है तो बहुत आसान हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन के जितने सवाल किए थे वो सारे इसमें लग जाएंगे। हाँ सारे लग जाएंगे। सर वो 1 3 5 लगेगा, हाँ सर 1 4 9 लगेगा, हाँ सर टाइम का रेशियो लगेगा, हाँ तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो सर हम ये पढ़ चुके हैं, हाँ एक अच्छे बच्चे को, बिल्कुल एक अच्छा बच्चा यहां पे कह रहा होगा कि सर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर से दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कैसे सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोशन डेरिवेटिव सब में सब कुछ समझ आ गया। और एक गधेरा बच्चा, एकदम रामलाल टाइप बच्चा, उसको लगेगा सर कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आ रहा, सर हमें तो समझ ही नहीं आता कि आप पढ़ा क्या रहे हो। सुनना मेरी बात, एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो हो गया समझ गया मैं। और रामलाल टाइप बच्चे को लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा क्या रहे हो, सर ये पढ़ा क्या रहे हो। फील करना इस डिफरेंस को, एकदम मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें ये फील नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं या तो मेरी गलती है नहीं तो तुम्हारी गलती है, नहीं या तो मेरी गलती है नहीं तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा तो एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर एक बात बताओ, आपने बोला मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाँ सर, एग्जांपल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है और जर्नी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, तो रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। जर्नी कहां से, मैंने इसको ड्रॉप किया तो जर्नी कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। हाँ, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। सर अगर ये रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया तो उसके तुमने बहुत सारे दो क्लास में एमआर स्टार पढ़े थे, वो सारे एमआर स्टार यहां लग जाएंगे क्या? हाँ, वो सारे एमआर स्टार लग जाएंगे। अरे वाह सर, ये तो सोच के ही मजे आ रहा है, आगे का तो पता नहीं लेकिन सोच के मजे आ रहे हैं। बताओ एकदम ईमानदारी से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गलत मत बोलना, गलत मतलब अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी फील आ रहा है तो तू फील करके बता कि मुझे सर फील आ रहा है कि सोच के ही मजे आ रहे हैं। बता, लिख कमेंट में कि सोच के ही मजे आ रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे स्टार्ट पिछले दो क्लास में पढ़ा था सब यहां लगेगा। बताओ सोच के मजे आ रहे कि नहीं आ रहे, सोच के मजे आ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने क्या बताया, बता, मैंने कुछ पढ़ाया क्या? नहीं सर, आपने बस ये लिखा, हेडिंग लिखा मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉडी इज ड्रॉप्ड। हाँ ड्रॉप्ड, मोशन ग्रेविटी में एक्सीलरेशन क्या होता है ये बताया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है ये बताया, हेंस ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो गए। तो तुम्हें बताओ सोच की मजे आ रहे कि नहीं? सोच की मजे आ रहे सर, बाकी पढ़ के तो क्या होगा पता नहीं सर, सोच के मजे आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम। आओ अब मैं तुम्हें सच में मजा दिलाता हूं, सोच के मजे नहीं लेने सिर्फ। चलो अब मैं तुम्हें सच में मजा दिलाता हूं। वाह यार मौज कर दी, पढ़ाया कुछ नहीं मजे आ गए, पढ़ाया कुछ नहीं मजे आ गए। हाँ, बात ही ऐसी बता दी ना कि पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। अब सुन मेरी बात, ये है तेरी बॉल। हाँ सर, ये है बॉल, u इज इक्वल टू 0 से मैंने इसको ड्रॉप किया है। ठीक है साहब, u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया है। इसमें बोला जाए या ना बोला जाए, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही लेना है।
एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही लोगे ना बेटा। जैसे इसको ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसके वजह से एक्सीलरेशन डेवलप होगा g, और उसको हम प्लस g बोलेंगे कि नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सीलरेशन हो गया कांस्टेंट। तो अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना चला होगा, 1 सेकेंड में कितना चला होगा। ये 2 सेकेंड का टाइम ले लेता हूं, ये 3 सेकेंड का टाइम ले लेता हूं, थोड़ा सा इधर ले लो, और ये 4 सेकेंड का कुछ टाइम ले लेता हूं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 1 पे यहां है, t इज इक्वल टू 2 पे यहां है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहां है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे है। तो सर हमने पढ़ा था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे, मतलब रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलाएं, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलाएं, तो उसके द्वारा चले गए डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, चले गए डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, मान लो ये S1 आ गया 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 1 सेकेंड। देखो बेटा मैंने यहां से यहां लिया है 1 सेकेंड, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड का रेशियो क्या आएगा सर? इसका रेशियो आएगा 1:4:9:16। वाह यार, 1:4:9:16। जवाब आपके सामने है। क्या एमआर ने आपको कुछ पढ़ाया? नहीं, एमआर ने तो बस एक बच्चा बोला सर स्पीक क्लियरली बेटा यहां पे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो उस बच्चों का आंसर देख के खुश हो जा, तू मुझे सुन भी मत, बच्चों का आंसर देख, शर्म आएगा देख के। 1:4:9:16 मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, बच्चे आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही है सर। ये वाला रेशियो तो कुछ ऐसा भी था ना सर, ये आया था a/2 is to 4a/2 is to 9a/2 is to 16a/2। हाँ सर ऐसा ही तो आया था। अगर आप यहां से निकाले भी, इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले ले और एक्सीलरेशन को कांस्टेंट ले ले और 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आप निकाले, कितने सेकेंड का? 1 सेकेंड का, तो आप इक्वेशन लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे मैं क्यों लगा रहा इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? क्या मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? हां, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया तुम्हारा 0, तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाफ एक्सीलरेशन a इंटू टाइम 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ना 1 सेकेंड में a/2 आया है, तो इसको a/2 रखूंगा तो ये 4a/2, ये 9a/2, और एक्सीलरेशन एग्जैक्टली 10 है, तो 10/2 ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे बोला 9.8 रखना है तो 9.8 रख दीजिए। तो बताइए ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना, ओहो सॉरी 5 मीटर, नीचे टाइम है ना, 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है? 5 मीटर। 5 मीटर तो 2 सेकेंड में सर 20 मीटर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सेकेंड में 45 मीटर, 4 सेकेंड में 80 मीटर। ये तो बहुत ही आसान था सर। हाँ, तो सर हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं आप नया, ये तो स्कूल वाले और किताबों वाले कहते हैं कि एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बता तो इसमें नया टॉपिक है? बता तो इसमें कहीं नया टॉपिक है? नहीं है। जब भी कोई मास्टर बोले कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, तो थोड़ा मुस्कुराना, कहना अच्छा ठीक है करो सर, करो सर को कुछ कहना नहीं है, कहना हाँ सर करो, नया टॉपिक शुरू करो, थोड़ा मुस्कुराना मन ही मन में और कहना हाँ सर नया टॉपिक पढ़ाओ आज। लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर में पता होगा कि ये नया टॉपिक नहीं है, ये नया टॉपिक नहीं है। चलो सर, लेकिन अगर मेरे से पूछता कि पहले 1 सेकंड में कितना चला, दूसरे 1 सेकंड में कितना चला, तीसरे 1 सेकंड में कितना चला, चौथे सेकंड में कितना चला, तो हम तो कैसे बताते सर? तो कैसे बताते सर? ओए दादा, इन फर्स्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड इज इक्वल टू
कितना होगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, कितना होगा? तो सर ये होता है 1:3:5:7:9, ऑड नंबर का रेशियो होता है सर। तो ऑड नंबर का रेशियो लोगे और यहां पे पहला असल में क्या है, 5, तो 1:3:5:9 रेशियो है, असल में 5 मीटर चला, ये 5 मीटर होगा, तो नेक्स्ट में 15 मीटर होगा, तो नेक्स्ट में 25 मीटर होगा, नेक्स्ट में 75 मीटर होगा, नेक्स्ट में ओहो 75 कैसे लिख दिया, 35 मीटर होगा, नेक्स्ट में 45 मीटर होगा। इसी तरीके से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बहुत बढ़िया, 1:3:5:7, एकदम देख लो एफर्टलेस, बिना किसी मजदूरी के। तो क्या मैंने जो आपको MR स्टार सिखाया था वो काम कर रहा है? हाँ सर, एकदम जोरदार काम कर रहा है, मजे आ रहे हैं सर, मजे आ रहे हैं। चलो अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, एक छोटा सा सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 13 सेकेंड इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इस सवाल को सॉल्व करना। तो ये 13 सेकेंड लिखा है, दिस इज नॉट 13 सेकेंड, दिस इज नॉट 13 सेकेंड, दिस इज नॉट 13 सेकेंड, 38 सेकेंड, मतलब 12 से 13 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना चला है और इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहां पे कहीं भी एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप मतलब छोड़ा है, तो बाय डिफॉल्ट सवाल पर क्या आपको समझ आना चाहिए कि एक्सीलरेशन g के बराबर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सर जब भी इस तरह का सवाल आता है, तो सर हम SNH का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ सर, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इनिशियल वेलोसिटी बोलो बेटा, 0 है सर, 0 है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस a की वैल्यू आ गई 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 13-1, ये आ जाएगा आपका 5, 10/2 5 ही होगा ना यार, 26 - 1 25 इज इक्वल टू 125 मीटर। तो हमारे जितने भी रामलाल टाइप बच्चे हैं, एक बच्चा बोला ये 126.5 125 मीटर पाया। तो क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया है? क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया है? तो यस लिखिए। क्या आपने ऐसे सॉल्व किया तो यस लिखिए फटाफट। क्या आपने ऐसे सॉल्व किया है तो यस लिखिए फटाफट। अगर आपने ऐसे अप्रोक्स नहीं बेटा 125 ही आएगा, 9.8 से निकाल रहा क्या? क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया तो यस लिखिए फटाफट। यस यस, क्या आपने ऐसे सॉल्व किया तो यस लिखिए फटाफट। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार 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 किया, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बेटा मजदूरी है, दिस इज नॉट रॉन्ग बट दिस इज मजदूरी। यस 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 यस, तो मेरे सारे रामलाल भाई मजदूर है, एकदम मेरे सारे रामलाल भाई मजदूर हैं, मेरे सारे रामलाल भाई मजदूर हैं। तो सर और कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, चलो। अच्छा, कई बच्चे बोले सर 9.8, बेटा 9.8 स्कूल में लेना। सर स्कूल तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, तो स्कूल ही पास कर, स्कूल ही में पर नीट में 9.8 लेने की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी, मैं सिखा दूंगा। सर सवाल में अगर लिखा हुआ है 9.8 लेना है तो भी नहीं पड़ेगी। अगर नीट में क्वेश्चन लिखा हुआ है 9.8 लो, तो भी तुम्हें 9.8 नहीं लेना है, और मैं करके दिखाऊंगा सवाल, नहीं लेना है तुम्हें, मजदूरी नहीं, तुम्हें MR स्टार सीखना है। क्या करना है? 9.8 नहीं लेना है तुम्हें, मजदूरी नहीं, MR स्टार सीखना। ठीक है, चलो। तो सर इसमें कैसे निकालेंगे? तो एक खेल खेलते हैं, चलो। खेल खेलोगे आज? खेल खेलोगे? खेल खेलोगे? ऐसे ऐसे जो आपने किया है उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे जो आपने किया है। अरे 9.8 और 10 एक ही चीज हो गया ना यार, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इतना हम ले लेते हैं, इसे आसपास वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता। अप्रोक्सीमेट देख लेंगे, बिल्कुल सही है बेटा, अप्रोक्सीमेट देख लेंगे, 10 से काम हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगा। जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम उसको 10 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास वैल्यू आ जाती है। चलो खेल खेलेगा, खेल। हाँ सर खेल खेलेंगे, वो आया खेल खेलेंगे, चलो खेल खेलते हैं, आओ आओ खेल खेलते हैं।
अब तुम कोई भी मुझे सेकंड बताओ और मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट बिना कैलकुलेशन के लिख दूंगा, और चाहे तुम्हारी मर्जी, तू टाइम कुछ भी बताना चाहता है बता, कुछ भी पूछना चाहता है, सर मुझे बताओ 27 सेकंड में कितना चलेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कोई भी टाइम तुम्हें लिखना है ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। तू टाइम बोलो, मैं तुम्हें आंसर बोलूंगा। अब फटाफट कमेंट करके टाइम बताओ, मैं तुम्हें आंसर बोलूंगा, ठीक है। टाइम बोलो, आंसर। 21 सेकंड में, बच्चा कह रहा 21 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलेगा 205 मीटर। चलो दूसरा टाइम बताओ, दूसरा टाइम। मुझे इतना तेज कमेंट मत करो यार। 24 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलेगा 235 मीटर, है ना। हाँ, एक बच्चा फ्रैक्शन में दे रहा टाइम। नानी के घर जाएगा क्या तू? तो नानी के घर किसे घूम क्या पहले भाई, थोड़ा धीरे धीरे कमेंट करो, दिख ही नहीं रहा ना मुझे, कुछ भी कमेंट किए जा रहे हैं। खेल ढंग से खेलो बे। 18 सेकंड, चलो ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही सवाल आपको करने हैं ना। तो 18 सेकंड, तो 18 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलेगा, आपको मैं बता दूं 175 मीटर, 175 मीटर। आगे बोलो। 39 सेकंड, 39 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलेगा 385 मीटर। ये मैं बोल रहा हूं 39 सेकंड, इन सब में टाइम में बता रहा हूं, 1 सेकंड के इंटरवल में, 1 सेकंड के इंटरवल में। कोई भी 1 सेकंड का इंटरवल बताओ, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा। कोई भी 1 सेकंड का इंटरवल बताओ, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा। कैसे लिखा सर, कैसे लिखा? कोई भी, जैसे मैं यहां पर रट के नहीं आया हूं, मैं कोई भी टाइम बताओ, कोई भी। जैसे मान लो मेरे से तुम कहते हो कि सर 9th सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 85 मीटर। 11 सेकंड में कितना होगा सर, ये बताओ तो माने 105 मीटर। कुछ भी अपने मन से लिख रहा हूं, मैं अपने मन से लिख रहा हूं। सर 70th सेकंड में बताओ कितना होगा, ये बताओ सर 165 मीटर। सर 23rd सेकंड में कितना होगा सर बताओ, 23rd सेकंड में 225 मीटर। सर 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 30th सेकंड में कितना होगा, 13 सेकंड में 125 मीटर, जो कि हमने यहां पे निकाला भी है 125 मीटर। सर कैसे, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? गजब सर गजब, ये कैसे आ रहा है बताएगा कोई मुझे, ये कैसे आ रही है आंसर? तो आंसर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो तुमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में चलेगा 5, हां सर चलेगा। फिर चलेगा 15, हां सर चलेगा। फिर चलेगा 5, 15, यहां पे देखो 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? तो 5 के मल्टीपल में तो चल रहा है। तो तुम ऐसे देखो ना कि वो 5 वाला काउंटिंग जो होता है ना, बीच वाला वही उठा है। देखो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ऐसे उठा रहा है। तो तुमसे जिसवी सेकंड में, जिसवी किसी एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछता है, जैसे मेरे से पूछा है 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि ये इसको 9 बोल रहा है तो इसको एक 0 लगा दो बस, और उससे 5 कम कर दो। तो देखो 1 सेकेंड, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, 5वां सेकेंड, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, देखो 85। देखो आंसर। तुमसे जो भी सेकेंड बोले ना, जो भी सेकेंड बोले ना, उसमें एक 0 लगा दो। सर लगा दिया, उससे 5 कम ले लो। आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 एंड -5, 5 लाख। 5 लाख 10 माइनस कर दो, ये कौन बकलोल है बे, ये कौन बकलोल है? जैसे ये 23rd बोला है, 23rd, तो 230 में से 5 माइनस कर दो तो 225। 70 पूछा है तो 170 में से 5 माइनस कर दो 165। समझ में आ गया क्या ये बात? समझ में आ गया कि ये बात कोई खास बात नहीं है। लेकिन 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 ये तो आपको करना ही है साहब, ये तो आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस,
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया और वो भागता हुआ चल रहा, भागता हुआ चल रहा, तो किसी भी टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओपी गर्दा 11th वाला, तो 11th सेकंड में पूछा है ना, तो 110, 110 में से 5 माइनस कर ले, 105। एमआई स्टार का भी एमआई स्टार, बहुत बढ़िया, बहुत ही हार्ड सर। और सुनो, अपनी मन से ना कुछ भी अब इन्वेंट मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम अपना बुद्धि मत लगाना, जितना मैं समझा रहा हूं ना उसको कंसेप्ट समझो और मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ लो बस। अब तुम कुछ भी करो, सर 1 गुना कर दो 4 माइनस कर दो, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही बता देता, ऐसा होता ना तो मैं खुद ही बता देता, तो अपना दिमाग मत लगाना प्लीज। सर वेलोसिटी बताओ कितना होगा टी टाइम के बाद? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर ड्रॉप किया है तो क्या होगा? अरे यार, ये भी कोई पढ़ाने की बात है? ये भी कोई पढ़ाने की बात है? नहीं सर, ये पढ़ाने की बात क्यों नहीं है? ऐसे तो पूछ लेते हैं, सर आपने डीपीपी में ऐसा सवाल दिया होगा। हाँ सर मैंने ऐसा दिया है, मैंने डीपीपी में सवाल दिया है, लेकिन ये पढ़ाने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करूंगा और मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन उसमें हिडन होता है, एक इंफॉर्मेशन उसमें हिडन होता है। क्या सर? एक्सीलरेशन उसका जी के बराबर होगा। अच्छा हाँ, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन हिडन होता है। तो अगर एक्सीलरेशन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो किसी टी टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी टाइम के बाद वेलोसिटी निकाल लो, v बराबर u प्लस at। बताओ u क्या है? सर 0 है। अच्छा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? at। अब तुम्हें जितने टाइम के बाद पूछना है उसमें से 10 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 10t। तो एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30, 4 सेकंड के बाद 40, 5 सेकंड के बाद 50, 6 सेकंड के बाद 60, है ना, 7 सेकंड के बाद 70, 8 सेकंड के बाद 80, 9 सेकंड के बाद 90, 10 सेकंड के बाद 100। तो ये वेलोसिटी हम कहते हैं कि लीनियरली बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर तुम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस सी, तो ध्यान से देखो, इसको दोनों को कंपेयर करो, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, क्योंकि ग्राफ मैं पूरा पढ़ाऊंगा लेकिन ये पढ़ो एक बार, v वर्सेस t का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा? सर इसमें एक चीज दिख रहा कि प्लस सी जैसा कोई चीज नहीं, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा 0। हाँ, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। देखो v इज प्रोपोर्शनल टू t, इस फॉर्मूले में v का पावर 1 t का पावर 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन। वाह सर। स्लोप 10, हाँ स्लोप 10 हो जाएगा, बिल्कुल स्लोप 10 हो जाएगा। स्लोप इज 10, राइट, स्लोप इज 10, नो इश्यू एट ऑल, स्लोप इज 10। स्लोप क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, स्लोप 10 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। यहां से देखो, मान लो किसी बॉल को मैंने ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0, u क्या है? 0 है, h हाइट है, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? h दिया हुआ है, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? सर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा मतलब आप टाइम पूछ रहे हो? हाँ मैं टाइम पूछ रहा हूं। मैंने दिया क्या है? मैंने हाइट दिया आपको, h हाइट दिया है, h हाइट दिया है, और मैं नीचे गिरने का टाइम पूछ रहा हूं। और क्या बताया मैंने? इनिशियल वेलोसिटी 0। और क्या बताया मैंने? इस पूरे सवाल में एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ, इस पूरे सवाल में एक ऐसी इंफॉर्मेशन तो बताओ जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन है। वो क्या है? कहीं लिखा हुआ नहीं है और क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तुमसे सिर्फ ये बोलेगा कि बॉल को ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया h हाइट से, तो जमीन तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, बस यही पूछेगा।
इससे रत्ती भर आगे कुछ नहीं पूछेगा। तो एक इंफॉर्मेशन और है जो कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन होगा, क्या? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन जी कितना होगा? कांस्टेंट। तो आप यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई सर? वाई सेकेंड इक्वेशन मोशन? वाई आपको सेकेंड इक्वेशन मोशन क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, हाइट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, हाइट कितना है सर? h रख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, देखो 0 है तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, हाफ g स्क्वायर। तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, देखो 2 ऊपर चला जाएगा 2h बाई जी। समझ गए ना? ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल रूट अंडर 2h बाई जी, वाया रूट अंडर 2h बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं पहाड़ पे चले जाऊं, हिमालय पे, h बाई 5 क्यों कह रहा है? ठीक है यार, रूट एंड 2h बाई जी याद रख लेना। अगर मैं पहाड़ पे हिमालय पे चला जाऊं और हिमालय से मैं एक चूहे को, इतना छोटा होता है चूहा, तो चूहा कैसा होता है? खुद का शकल देख लेना आईने में, वैसा ही चूहा होता है ना? खुद का शकल आईने में देख लेना, वही चूहा होता है। अच्छा सर चमका, बच्चे बोले हाँ सर चमक गया, तो ठीक है सर ठीक है। तो पहाड़ पे चले जाना, वहां पहाड़ पे चले जाना, पहाड़ पे जाके एक चूहे को और एक हाथी को वहां से मैं गिरा देता हूं। एक चूहे को और एक हाथी को हिमालय की पहाड़ से मैं गिरा देता हूं। जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? एक बच्चा बोल रहा सर मैं गलती से अर्जुना बैच ले लिया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम है उसको। बेटा तूने गलती से अर्जुना बैच नहीं लिया है, तू गलती से इस धरती पे भी आया है और उस गलती का पछतावा भी है लोगों को। तू गलती से सिर्फ यहां नहीं आया है, तू धरती दुनिया में भी गलती से ही आया है। चलिए इधर बता। सेम। क्यों सर? क्यों सर? एक बच्चा बोला सर हाथी पहले गिर जाएगा, चूहा पहले गिर जाएगा। सेम सेम होगा बेटा, सेम। सेम क्यों होगा? बोथ सेम। चूहा, हाथी, और हाथी का इमोजी भी ढूंढ लाए बच्चे, वाह यार, दोनों साथ में गिरेंगे। अब लोगों को लगता है कि कोई भारी चीज है वो जल्दी गिर जाएगा, तो चलो मैं एक बार फील दिलाता हूं तुम्हें। मान लो ये 100 केजी का ऑब्जेक्ट है और ये 2 केजी का ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको छोड़ूंगा, हाँ वैक्यूम है, जब तक कुछ ना बोला जाए तो हम वैक्यूम ही मानते हैं, जब तक कुछ ना बोला जाए तो हम वैक्यूम ही मानते हैं। अब जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा ध्यान दे। यहां पे मान लो एक 100 केजी का ऑब्जेक्ट है और 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो अर्थ किस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? 100 केजी पे या 2 केजी पे? अर्थ फोर्स किस पे ज्यादा लगाएगा? 100 केजी पे या 2 केजी पे? तो बेटा अर्थ फोर्स इस पे ज्यादा लगाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू, सॉरी यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी। इसका मास कितना है सर? 100 मल्टीप्लाई जी, इतना फोर्स लगेगा। और मैं इस पे अगर फोर्स आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अच्छा नीचे क्यों गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है इसीलिए। तो इस पे जब हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स, जब तक एयर फ्रिक्शन ना बोला जाए तब तक आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। सर एयर फ्रिक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। इस पे फोर्स होगा 2 इंटू जी। क्यों? क्योंकि इसका मास 2 है और इसका मास 100 है, तो इस पे 100 जी फोर्स लगेगा और इस पे सिर्फ 2 जी फोर्स लगेगा। ठीक है सर, ये तो फील आ गया कि इस पे 2 जी फोर्स लगेगा और इस पे 100 जी फोर्स लगेगा, इस पे 100 जी फोर्स लगेगा, इस पे 2 जी फोर्स लगेगा। ये तो समझ में आ गया। जब मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा लेगा उससे फर्क पड़ता है।
एसिलेशन कितना पैदा लेगा? तो देखो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसिलेशन। इसका मास फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन होता है। इसका मास कितना है? 100। तो मास रखोगे 100 इंटू ए बराबर 100 इंटू जी। तो मास से मास कैंसिल हो गया, इसीलिए एसिलरेशन जी ही होगा दोनों का। यहां भी मास फोर्स बराबर लिखोगे मास इंटू एसिलेशन, मास बोलो 2, एसिलेशन ए बराबर 2g, 2 से 2 कट गया, एसिलेशन जी होगा। तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे उसका मास कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे उसका मास कुछ भी हो, वेट अलग होगा, फोर्स अलग होगा, लेकिन दोनों का एसिलरेशन सेम होगा। उनका एसिलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। और ये सिर्फ फील करने के लिए था, ऐसा नहीं कि इसको लिख के मजदूरी करने लग जाओगे। दोनों केस में एसिलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो एसिलरेशन अगर मास पे डिपेंड नहीं करता है तो इसको नीचे गिराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसिलरेशन। इसको गिराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसिलरेशन। हाँ, कुछ बच्चे बोले एयर ड्रैग, अरे भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया है। एयर फ्रिक्शन जब हम कंसीडर करेंगे वो बाद में समझाऊंगा, तुमसे यही पूछेगा पहले, वो नहीं पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, यहां पे सोच के बताना, यहां पे बेटा सोच के बताना कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका वैल्यू हो जाएगा √2h/g। ये ऑब्जेक्ट के मास पे, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चा पूछ रहा है सर किस पे डिपेंड करेगा? हम कितनी हाइट से गिरा रहे हैं उस बात पे डिपेंड करेगा। हम कितने हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाता है सिंपल, √2h/g, √2h/g। क्लियर है? ठीक है सर। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ ये चलता 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 आएगा और अर्थ पे कितने वेलोसिटी से टकराएगा, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी तो आप लिख सकते हैं v बराबर u+at से, लेकिन मैं h हाइट के बाद डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पूछ रहा हूं, कितने वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा। तो आप यहां पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर क्यों सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्यों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी में निकालना है, डिस्प्लेसमेंट h और एक्सीलरेशन g। तो अब लिखोगे v² - u² बराबर 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको नेग्लेक्ट करो, v इज इक्वल टू हो जाएगा √2, एक्सीलरेशन की वैल्यू g और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया h। अब यहां पे बच्चे ये पूछ सकते हैं सर यहां पे आपने g को माइनस क्यों नहीं लिया? तो जितने भी हम सवाल सॉल्व करेंगे उन सारे सवाल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि नीचे की डायरेक्शन को मैं यहां से पॉजिटिव मान रहा हूं, ये है 0,0। सर नीचे की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो किसी भी इंस्टेंट पे नीचे की तरफ भाग रहा होगा तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगा, एक्सीलरेशन भी जी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ट्रेवल करेगा। तो सब कुछ उसका नीचे है, इसीलिए हम नीचे पॉजिटिव मान लेते हैं। तो माइनस का झंझट खत्म ही हो जाए, माइनस का झंझट खत्म ही हो जाए। √2gh इज अ करेक्ट आंसर, √2gh इज अ करेक्ट आंसर। एक छोटा सा सवाल है, नीट में, जेई में n नंबर ऑफ टाइम ये सवाल पूछा जा चुका है। नीट की बात करें या हम जेई की बात करें, n नंबर ऑफ टाइम ये सवाल पूछा जा चुका है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। वाटर ड्रॉप इज फॉलिंग इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज एट ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप इज एट ग्राउंड, देन फोर्थ इज अबाउट टू फॉल, ये रहा फोर्थ इज अबाउट टू फॉल, then find distance between second and third drop, distance between second and third drop where height is a water tap from ground is 5 meter, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ये फर्स्ट ड्रॉप जब यहां है, सेकेंड सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका सेकेंड ड्रॉप, ये हो जाएगा आपका थर्ड ड्रॉप। कह रहा है कि फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंचा है उसे इंस्टेंट पे फोर्थ ड्रॉप गिरने लग गया। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट ड्रॉप। तो देखो बेटा जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे बोलो बोलो बबुआ क्या चाहिए? एमआर स्टार चाहिए कि मजदूरी चाहिए? अरे बोलो बोलो बबुआ क्या चाहिए? एमआर स्टार चाहिए कि मजदूरी चाहिए? दोनों चाहिए। वाह बेटा,
पैसे कितने दिए तूने? बताओ क्या चाहिए? एक बच्चा कह रहा है कि मेरे स्कूल के मास्टर ने मास्टर लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सारे चीज मैंने आपको आपके वाले कंसेप्ट बता दिए हैं। सर को नमस्कार कहना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर ड्रॉप करूं, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से वाटर ट्रैप ड्रॉप ही तो हो रहा है। वाटर ड्रॉपलेट इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट। जब वाटर ड्रॉपलेट का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो मान लो 25 मीटर कैसे होगा यार? टोटल हाइट ही 5 मीटर है। बच्चा वाला सर 25 मीटर, अभी टोटल हाइट ही 5 मीटर है तो 25 मीटर आंसर कैसे हो जाए? मान लो मुझे नहीं पता कि इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, लेकिन अगर मैं मानता हूं कि टोटल टाइम गैप है टी, टाइम गैप बिटवीन एनी टू ड्रॉप, मतलब थर्ड ड्रॉप के, मान लो कि यहां पे टाइम 0 मैं मानता हूं, यहां पे इनिशियल टाइम मानता हूं। फोर्थ ड्रॉप जब नीचे गिर रहा था तो उसको टाइम को मैंने 0 मान लिया, तो इसके गिरने के कितने पहले ये थर्ड ड्रॉप यहां से गिर गया होगा? टी टाइम पहले गिर गया होगा। टाइम गैप को टी मान लिया ना बेटा, यहां से यहां तक के टाइम गैप को मैंने टी मान लिया। अगर मान लो यहां पे मानता हूं कि मैं अभी टाइम 0 हो रहा है, तो थर्ड ड्रॉपलेट कितने टाइम पहले चला होगा? टी टाइम पहले। सेकेंड ड्रॉपलेट कितने टाइम पहले चला होगा? 2t टाइम पहले। फर्स्ट ड्रॉपलेट कितने टाइम पहले चला होगा? 4t टाइम पहले, सॉरी 3t टाइम पहले। हर ड्रॉप एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद नीचे गिर रहा है। हर ड्रॉप एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद नीचे गिर रहा है। यहां पे लिखा हुआ है देखो, वाटर ड्रॉपलेट फॉलिंग इन अ रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल। आ गया, आ गया। बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो नो साउंड, नो साउंड। समझ गया बेटा, नो साउंड, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, अब साउंड आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर ये फोर्थ ड्रॉपलेट चलना शुरू किया है, तो इससे कितने देर पहले थर्ड ड्रॉपलेट गिर गया होगा? सर t टाइम पहले। सेकेंड ड्रॉपलेट 2t टाइम पहले। फर्स्ट ड्रॉपलेट 3t टाइम पहले गिर गया होगा। ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर जर्नी स्टार्ट करता है, तो पहले टी टाइम में मान लो कि वो x चला, पहले टी टाइम में क्या चला? x चला। दूसरे टी टाइम में कितना, टोटल 2t टाइम में कितना चलेगा? 4x। और 3t टाइम में कितना चलेगा? 9x। तो आप लिखेंगे कि यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस हो गया 9। अच्छा सॉरी, ये AIEEE का पूछा हुआ सवाल है। यहां पे हाइट 9 मीटर दिया होता बेटा। 5 मीटर वाले भी सवाल करा दूंगा, चिंता मत करना। तो यहां से यहां कितना हो गया? 9x। तो 9x इज इक्वल टू 9 मीटर, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 मीटर, मतलब x 1 मीटर है। अब यहां पे ध्यान से अगर मैं देखूं तो थर्ड और सेकेंड ड्रॉपलेट के बीच में ये डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक है टोटल डिस्टेंस 4x और ये x, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3x। ये क्या हो जाएगा? 3x। तो डिस्टेंस बिटवीन, डायग्राम से ही समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड ड्रॉपलेट इज 3 मीटर।
थर्ड एंड सेकेंड ड्रॉपलेट इज 3 मीटर। हाँ, एक बच्चा मिल रहा है स्पर्श मित्तल, नहीं पूजा, नो साउंड, पूजा इज राइटिंग नो साउंड, पूजा इज राइटिंग नो साउंड, पूजा सोनवानी। बेटा घर में झाड़ू पोछा लगा लो ना, कहां गलती से आ गए हो, झाड़ू पोछा लगा लो, घर वालों की कुछ मदद हो जाएगी, वो भी समझेंगे कि मेरे से गलती नहीं हुआ, वो भी पछता रहे होंगे बेटा, उनकी गलती हो तुम। नो साउंड। ये सवाल बहुत ही जोरदार है, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई चीज समझ ना आए तो घबराना नहीं चाहिए, उसको दोबारा सॉल्व करना चाहिए। तो सर हम दोबारा देख भी तो सकते थे, हमको समझ कहीं आ जाता। भैया तुम इतने बकलोल हो ना कि तुमको ये भी नहीं पता चलता कि अगर कोई चीज समझ नहीं है तो उसको दोबारा देख लेना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। टाइम गैप बिटवीन एनी टू ड्रॉप इज फिक्स्ड एंड दैट इज टी। सर आपको कैसे पता फिक्स्ड है? रेगुलर टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को टी मैंने एज्यूम कर लिया, टाइम इंटरवल टी को मैंने एज्यूम कर लिया। अब यहां पे मान लो टाइम 0 हो रहा, तो इससे कितने देर पहले ये चल चुका होगा? तो सर टाइम गैप आपने टी माना तो टी टाइम पहले, इससे कितने देर पहले ये चल चुका होगा तो 2t टाइम पहले, इससे कितने देर पहले ये चल चुका हो तो 3t टाइम पहले। और सवाल में हाइट 9 मीटर दिया हुआ है, ये AIEEE का एग्जैक्टली डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं। ओके सर, मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट करे तो पहले टी टाइम में अगर x चलता है तो टोटल 2t टाइम में 4x चलेगा और टोटल 3t टाइम में 9x चलेगा। तो 9x होगा यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस। तो 9x बराबर हाइट हो गया, ये हाइट दिया हुआ था, ठीक है। तो 9 बराबर, तो ये 9 से 9 कटेगा, x बराबर आ गया 1 मीटर। ओके सर, अब मेरे से पूछा है सेकेंड, तो ये रहा सेकेंड, ये रहा आपका सेकेंड, देखो ये रहा आपका फर्स्ट ड्रॉपलेट, ये रहा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ड्रॉपलेट। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये टोटल है 4x और ये है ix, तो ये हो जाएगा आपका 3x। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉपलेट इज 3 मीटर, क्योंकि 3x इज इक्वल टू 3 मीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास, आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।